आइए दोस्तों, हम राजीव के सेट 1 को देख रहे हैं। 2023 में जो पूछा गया था पहला पेपर, जो मॉडल पेपर के बाद जस्ट है, सेट 1। इसमें जो 1 नंबर के प्रश्न हैं वो सब दिए हुए हैं आपको 6 ठो। कुल 6 प्रश्न आपको 1 नंबर के दिए हुए हैं, जिसमें से 1 प्रश्न कट गया है आपके कोर्स में। बाकी बचे हुए 4 प्रश्नों को हम कराते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंगों की कोई 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया है, ताकि आप कोई भी जो आपको आसान लगे सुविधा अनुसार आप 2 को याद कर लीजिए। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है निर्वात में भी चल सकती हैं। मतलब इन्हें वायु की आवश्यकता नहीं है, जल की आवश्यकता नहीं, कोई माध्यम इन्हें नहीं चाहिए, बिना माध्यम के भी चल सकती हैं। दूसरा क्या है, ये तरंगे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती। इसे सिद्ध होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता। समझ रहे हैं? इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है और ये तरंगे जो होती हैं वो ध्रुवित होती हैं। ये 4 गुण जो हैं हमने चुंबकीय तरंगों के लिखे हैं। इसमें से आप कोई भी 2 जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, वो आप अपने पसंद अनुसार याद कर सकते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि देहली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। तो देहली तरंग दैर्ध्य से किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के लिए निष्कासन के लिए प्रकाश की आवश्यक तरंग दैर्ध्य को देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इस आवश्यक आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। इसका जो सूत्र है वो ये है। आइए प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो फोकस दूरी होगी वो समतल दर्पण की भांति वो अनंत हो जाएगी और ये एक समतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। आप याद कीजिए कि आप लोगों को अपवर्तनांक पर निर्भरता आपके चैप्टर 3 में बताई गई थी। जो आपका लेंस वाला चैप्टर था, उस लेंस चैप्टर में आपको ये बताया गया होगा कि जब अपवर्तनांक बराबर होते हैं तो जो लेंस होता है वो समतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है, और जब एक अपवर्तनांक बड़ा होता है, जो द्रव होता है उसका अपवर्तनांक जब बड़ा होता है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, और जब ज़्यादा होता है, लेंस का ज़्यादा होता है, तो जो अवतल लेंस होता है वो उत्तल लेंस की तरह, और जो उत्तल लेंस होता है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करने लगता है। जब लेंस का जो अपवर्तनांक होता है द्रव से अधिक हो जाता है तो जो लेंस होता है वो उल्टा व्यवहार करता है, अर्थात अवतल है तो उत्तल की भांति और उत्तल है तो अवतल की भांति व्यवहार करने लगता है। इसी के आधार पर आप यहाँ देखिए 3/2 और 3/2 दोनों बराबर हैं। अतः जब n एक अपवर्तनांक दूसरे के बराबर होता है तो इस स्थिति में दर्पण समतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है। और देखिए यहाँ अपवर्तनांक बराबर है, अतः ये समतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। और जब ये समतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा तो जो फोकस दूरी होगी वो अनंत हो जाएगी। आइए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल है। इसमें नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार दिया हुआ है। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है, जिसके लिए हम फॉर्मूला Q बराबर Ne लगाएंगे तो हमारा आंसर आप देख सकते हैं आया हुआ है। एक प्रश्न 4 भी दिया हुआ था, जिसमें दिया था किसी ट्रांजिस्टर के धारा लाभ का क्या अभिप्राय है, जो कि हमारे कोर्स से कट चुका है। तो इसीलिए हम सीधा इस प्रश्न पे आ रहे हैं। इसमें दिया है हेनरी स्वाप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। इसमें इसका आंसर है 1 हेनरी उस कुंडली के स्वाप्रेरकत्व गुणांक के बराबर होती है जिसे 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित होने पर 1 वोल्ट का वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। हेनरी का जो नियम था वो मात्रक पर आधारित था। हेनरी ने एक मात्रक पर अपनी परिभाषा दी थी, जो कि ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब हम खंड सा में प्रवेश करते हैं। खंड सा में जो भी प्रश्न है वो 2 नंबर के।
एक नंबर के प्रश्नों का सिलसिला अब हम यहाँ ख़त्म करके 2 नंबर की ओर बढ़ा रहे हैं। 2 नंबर में पहले का जो है उसमें हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव चैप्टर से है। इसमें दिया हुआ है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग के चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है? इसमें हमें ये दिया हुआ है और 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अर्थात के का मान भी दिया हुआ है। तो इसे हम k बराबर 1/2 mv² अर्थात जो गति ऊर्जा का सूत्र होता है इसमें हम इसे रखेंगे। तो हमें पहले v का मान ज्ञात करना होगा क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या के लिए जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो होता है r बराबर mv²/qv और उसके लिए हमें पहले v का मान ज्ञात करना आवश्यक है। तो पहले हम v का मान ज्ञात कर लेते हैं। v² बराबर 2k/m। इसको हम इस तरह से पंचांकित कर सकते हैं। इसका हम मान रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा v बराबर 3.9 × 10⁻12। तो हम इसे अपने मेन फॉर्मूले में रख सकते हैं जो कि है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या mv/qv। तो जब इसे हम इसमें रखेंगे तो हमारा जो मूल आंसर होगा वो आएगा 0.2479 या फिर 0.25 मीटर भी इसे हम लिख सकते हैं। यही हमारा मेन आंसर होगा। तो इसके बाद हमें प्रश्न ख में दिया हुआ था कि यम द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विराम अवस्था से चलकर d दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2qEd/m होगा। तो आइए इसे हम सिद्ध करते हैं। तो इसे हम इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं कि माना द्रव्यमान m एक q आवेश का कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। अतः कण पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उस पर लगने वाला जो बल है वैद्युत बल वो F बराबर qv होता है। यदि कण को गति के लिए त्वरित कर दिया जाए तब वह त्वरित गति उत्पन्न कर देता है। जो त्वरित गति होती है, त्वरित गति मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो a बराबर F/m होता है जो कि ये है। F को हम qv लिख सकते हैं, यह पहली बात हो चुका है इसका। गति के तृतीय समीकरण पर इसी को रखने पर हमें वो सूत्र प्राप्त हो जाता है। ये आगे भी सॉल्व होता है, आगे सॉल्व हो गया हमारा k बराबर qe आएगा, लेकिन हमसे जहाँ तक पूछा है हम वहाँ तक सॉल्व करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे हम। इतने पर ही हमारे प्रश्न के जो उत्तर था वो हो जाता है। अब प्रश्न खा के बाद आता है प्रश्न गा। तो प्रश्न गा जो है उसमें हमें एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो दूरदर्शी चैप्टर से दिया हुआ है। अब दूरदर्शी चैप्टर से दिया हुआ जो क्वेश्चन है इसमें हमें दिया हुआ है कि एक दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है यम वो 9 है तथा इसे समांतर किरण के लिए समंजित किया है। तब नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच की दूरी यहाँ पर हम गलत लिख दिए होगा समायोजित किया है। तब नेत्रिका और अभिदृश्यक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब की कुल लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। हमें FO और FE का मान निकालना है, अर्थात अभिदृश्यक की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी निकालनी है। आवर्धन क्षमता हमें दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो होती है F बराबर FO/FE। तो इसे हम इस तरह से लिख करके FO का मान 9 FE ला सकते हैं। और जो दूरदर्शी के लिए अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की जो दूरी होती है उसका जो सूत्र है वो आप जानते हैं, L बराबर होता है FO + FE। तो जो हमने FO का मान निकाला था उसे हम यहाँ रख देंगे 9 FE, यहाँ पर रख देंगे और ये FE 9 FE और FE जुड़ करके बनाएगा 10 FE। इसको जब हम इससे भाग देंगे तो हो जाएगा FE बराबर 2 सेंटीमीटर। अगर FE बराबर 2 सेंटीमीटर होगा तो
तो इस Fe के मान को अगर हम इस समीकरण इसमें रख दें तो FO बराबर 9Fe, FO बराबर 9Fe, तो FO बराबर हो जाएगा 9, Fe का मान 2 है तो 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। तो Fe का मान आ गया 2 सेंटीमीटर और FO का मान आ गया 18 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर घ में हमें दिया हुआ है ओम तथा अनोमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। ये जो गत्यात्मक प्रतिरोध है ये कई बार हमसे पूछा गया है 2 नंबर के प्रश्न में, और ये गत्यात्मक प्रतिरोध जो है अकेले कभी कभार 1 नंबर के प्रश्न में भी आ जाता है, इसीलिए इसको भी हमें और अच्छे से देखना चाहिए। तो हमें क्या पूछा है, ओम तथा अनोमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। तो पहले हम बताएंगे ओमीय और अनोमीय से हमारा क्या तात्पर्य है। तो ओमीय प्रतिरोध ये ओम के नियम का पालन करती है। ये जो नियम है वो ओम प्रतिरोध है, ये ओम के नियम का पालन करता है। ओमीय प्रतिरोध का वैद्युत धारा तथा विभवांतर के साथ रेखीय संबंध होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं तांबे का तार, टंगस्टन का तार, पारा आदि जो है ओमीय प्रतिरोध की ही एक उदाहरण है, ओमीय प्रतिरोध प्रदर्शित करने वाले एक उदाहरण है। अनोमीय प्रतिरोध क्या है। अनोमीय प्रतिरोध जो है वो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ओमीय प्रतिरोध का वैद्युत धारा तथा विभवांतर के साथ रेखीय संबंध नहीं होता है, इसका कोई भी रेखीय संबंध नहीं होता है। अनोमीय प्रतिरोध का भी हम आपको एक वो भी दिखाएंगे जो हमें क्या पूछा, ग्राफ पूछा है, तो ग्राफ भी हम दिखा रहे हैं आपको भी। यह टॉर्च का बल्ब, डायोड बल्ब आदि में उपयोग किया जाता है। ओमीय प्रतिरोध जो अनोमीय प्रतिरोध वैद्युत प्रतिरोध परिवर्तनशील होता है, अतः उसे गत्यात्मक प्रतिरोध भी कहते हैं। जो ओमीय प्रतिरोध होता है, अनोमीय प्रतिरोध, उसका वैद्युत प्रतिरोध जो होता है वो परिवर्तनशील होता है, इसीलिए इसे गत्यात्मक प्रतिरोध भी कहते हैं। तो हमसे और क्या पूछा है, हमसे पूछा है गत्यात्मक प्रतिरोध को भी परिभाषित कीजिए और हमें ग्राफ भी दिखाना है। इसे हमने इस प्रकार से परिभाषित किया है। गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है। यदि किसी अनोमीय परिपथ में किसी खंड के विभवांतर V में सूक्ष्म परिवर्तन Vd करके उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा में होने वाला परिवर्तन Vi हो तो विभवांतर बटे धारा के अनुपात को उस परिपथ खंड का गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। इसे हमने डिटेल में इसलिए लिख दिया है ताकि इसे आप अपने अनुसार पढ़ के इसको अच्छे से जान सकें, क्योंकि जो गत्यात्मक प्रतिरोध है ये अधिकतर किताबों में नहीं दिया हुआ है। गत्यात्मक प्रतिरोध बहुत सी अच्छी किताबें हैं जिसमें नहीं दिया हुआ है, इसीलिए मैंने इसे डिटेल में लिख दिया है ताकि आप इसे पढ़ के अपने अनुसार छोटा करके लिख लीजिए। और जो ग्राफ के लिए बोला था अनोमीय प्रतिरोध की ग्राफ, तो वो ग्राफ हमारा ये। तो जो हमारा अनोमीय प्रतिपद है उसमें हमारे डिफिनीशन में ही बोला गया था कि इसमें सीधा ग्राफ प्राप्त नहीं होता, देखिए इसमें टेढ़ा प्राप्त होता है, लेकिन जो ओमीय परिपथ होता है उसमें एक सीधा ग्राफ प्राप्त होता है। इस प्रकार से कुछ सीधा ग्राफ एकदम सीधा। तो ये हमारा अनोमीय परिपथ है, ये जिसमें हमने विभवांतर और वैद्युत धारा के बीच में इस ग्राफ को हमने बनाया है। आइए अब हम खंड दा में प्रवेश कर चुके हैं। खंड दा में जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न 3 अंक के हैं। आप आने वाले जो सभी प्रश्न होंगे वो 3-3 अंक के होंगे। तो इसमें 3 अंक के प्रश्न में जो हमारा पहला प्रश्न का दिया हुआ है वो दिया हुआ है परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के आधार पर नाभिक का वर्गीकरण कीजिए तथा परिभाषित कीजिए। तो विभिन्न नाभिकों को उनके परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्याओं के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहले है समस्थानिक, दूसरा है समभारिक, तीसरा है समन्यूट्रॉनिक। ये हम 11-10 समय पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसे एक बार हम देख लेते हैं। एक ही तत्व के ऐसे परमाणु समस्थानिक है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक Z समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ये सब आप जानते होंगे पहले से ही। आइए प्रश्न का के बाद हम खा पर बढ़ते हैं। प्रश्न खा में हमसे एक न्यूमेरिकल पूछा था।
इस न्यूमेरिकल में हमें बोला गया है कि एक परिपथ में धारा तथा वोल्ट का समीकरण निम्नलिखित है, जिसमें हमें I और V का मान दे दिया। धारा वर्गमूल ज्ञात करने को कहा है, ज्ञात कीजिए। धारा वर्गमूल ज्ञात करना था, आवर्तकाल ज्ञात करना था, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर ज्ञात करना था। तो हमने उसे बीच बीच एक साथ लिखने की जगह पे क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करके ही दिखा दिया है। तो धारा वर्ग माध्य मूल ज्ञात करना था, जो कि हम इस फॉर्मूले से I/RMS बराबर I max बटे √2 के जरिए हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसका हमें 3.5 मान दिया भी हुआ। जो I max होता है वही ये होता है, ये कि हम इसी जिसमें समीकरण में रखेंगे I बराबर I0 वाली, तो हमारा जो मान होगा ये 3.5 ही होगा। I max हमेशा यही होता है। इस समीकरण में जो साइन के पहले जो ये है 3.5 यही है। तो इसे जब हम इस समीकरण में रखेंगे I/RMS बराबर I max बटे √2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.47 एंगस्ट्रॉम। अब हमें बोला गया आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए। तो जो आवर्तकाल का सूत्र होता है वो होता है T बराबर 2π बटे ओमेगा। तो 2 पाई का मान आप जान ही रहे, ओमेगा का मान 628 होगा, यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि 628 होगा तो ये हो जाएगा 0.01 सेकेंड। और धारा वोल्टता के बीच हमसे क्या पूछा था? कलांतर हमसे पूछा था। धारा वोल्टता के बीच हमसे कलांतर पूछा था, तो वो कलांतर क्या होता है? फाई बराबर x2 माइनस x1, ये होता है कलांतर। तो फाई का मान हम लिख सकते हैं 628t माइनस 30 माइनस 30 माइनस 628t, मतलब I और V जो हमें ऊपर दिए हुए थे उसका जो ये है, ये पूरा पोर्शन यही कलांतर है। तो इसी कलांतर को हम x2 माइनस x1, मतलब x2 माइनस x1 है, इसे हम घटा देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो ये आ जाएगा पाई बटे 3, क्योंकि 30 बचेगा इधर, जो 60 होगा, और 60 का जो मान होता है वो पाई बटे 3 होता है, क्योंकि पाई का मान 180 होता है। 180 बटे 3 60 होगा, वही चीज़ पाई बटे 3 में लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर हमने खा कटा हुआ था, गा, जो हम पीछे सॉल्व किए वो गा था, और अब घा की तरफ हम बढ़े हुए हैं। घा प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि गामा किरण के 4 प्रमुख गुण लिखिए। 4 प्रमुख गुण लिखिए, 3 नंबर का प्रश्न है। गामा तथा पराबैंगनी किरणों में से तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होगी? तो गामा किरणों के 4 गुण लिखने थे, जो हमने 4 गुण यहाँ आपको दिखाए हुए हैं। इसमें पहला है, गामा किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती हैं। इनसे पता चलता है कि इनके पास चार्ज नहीं होता है। गामा किरणें प्रकाश की गति से चलती हैं, इनकी जो गति होती है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। गामा किरणों की विभेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। यह कई सेंटीमीटर लोहे और शीशे से गुजर जाती है, मतलब ये आप समझिए कि आर पार निकल सकती हैं, किसी ठोस ऑब्जेक्ट के आर पार निकल जाएं, इसी को विभेदन क्षमता बोलते हैं। तो विभेदित करने की क्षमता, किसी भी ठोस परमाणु को विभेदित करने की क्षमता उनकी बहुत अच्छी होती है, जैसे एक्स-रे से होता है वैसे ही। गामा किरणें बीटा की तुलना में फोटोग्राफिक प्लेट को अधिक प्रभावित करती हैं। बीटा कणों की तुलना में फोटोग्राफिक प्लेट को अधिक प्रभावित करती हैं। और हमसे पूछा था कि तरंगदैर्घ्य किसकी अधिक होगी? गामा तथा पराबैंगनी में। तो इसका आंसर है गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य पराबैंगनी की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि इनकी आवृत्ति कम होती है। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, प्रश्न 5 की ओर चलते हैं, जो है प्रश्न का। हमारा एक दूसरा अंसाल में दिया होगा प्रश्न 5। उस प्रश्न 5 में जो का है, उस का में पहला हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है। जो न्यूमेरिकल कुछ ये इस तरह से है। क्राउन कांच में समावतल लेंस लगा है। लेंस के पृष्ठ की त्रिज्या कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो जाए? क्राउन कांच का अपवर्तनांक हमें 1.65 दिया हुआ है। तो जैसा कि हमें P का मान 2.5 डायोप्टर दिया हुआ है, -2.5 डायोप्टर दिया हुआ है, तो 1.65 हमें अपवर्तनांक दिया हुआ है। R1 R2 का मान हम R मान रहे हैं। P जो क्षमता है, क्षमता का जो फॉर्मूला होता है P बराबर 100/F।
तो हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं 100/25 करके। तो ये हमारा 40 आ जाएगा। तो इसे हम निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। तो इस सूत्र में जब हम मान को रखेंगे, एफ का मान हमें 40 था, 40 रखें, अपवर्तनांक का मान रखे हैं 1/r और 1/r। जब r1 बराबर r2 कर लिए हैं तो 2/r हो जाएगा। इसे निम्न प्रकार सॉल्व करेंगे तो हमारा 52 सेंटीमीटर आंसर आएगा। और लेंस के इस तरफ जो होगा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, वो जो होगा हमारा प्लस में होगा, जो पीछे वाला होगा वो माइनस में होगा। ये आप जानते होंगे, तो एक नियम है। और हमें प्रश्न का के बाद प्रश्न खा दिया हुआ था कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, जो कि हमारे कोर्स में कट चुका है। प्रश्न खा के बाद प्रश्न गा दिया हुआ है कि श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, जो कि हमने किया भी है, बहुत ही लंबा था। इसमें दिया हुआ है कि श्रेणी LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की विशिष्ट आवृत्ति के लिए परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है। इस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं तथा विशिष्ट आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, जो हम निम्न फिगर के जरिए भी समझ सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है, ये पीछे हम न्यूमेरिकल में इसी फॉर्मूले का उपयोग कर रहे थे, इसी को हम उठा करके उसमें रख रहे थे, तो हमें मान मिल रहा था। बहरहाल अब हम इस प्रश्न को देख रहे हैं। तो LCR श्रेणी LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की विशिष्ट आवृत्ति के लिए परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होता है। इस स्थिति को अनुनाद की स्थिति कहते हैं तथा इस विशिष्ट आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। आप फिगर से समझ रहे होंगे। और इसमें दिया है श्रेणी LCR परिपथ में बहने वाली धारा का जो आयाम है निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त होता है, जो कि जो समीकरण है वो निम्न है। ये कुछ और नहीं, V बराबर IR, जो ओम का नियम था वही है। V है, I है, R की जगह पे हमने Z लिखा है, क्योंकि यहाँ पर वो R नहीं होता, Z इस्तेमाल होता है। अब इसके आगे कुछ ऐसा कुछ खास समझाने वाला है नहीं, तो इसे आप ऐसे देखते चलिए। एक डेरिवेशन है, जो इस तरह से हल हो रहा है। और जो ये परिपथ की अनुनादी आवृत्ति है उसका जो सूत्र है वो है V0 बराबर 1/2π√LC। यही इस प्रकार से इसका पूरा डेरिवेशन हुआ है, जो बहुत ही लंबा चौड़ा डेरिवेशन है। इसको हमें पूर्णतः दिखाना होगा। इस डेरिवेशन ये 3 नंबर का है। इसके बाद प्रश्न गा के बाद प्रश्न घा दिया हुआ है कि बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए। बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो आप देख सकते हैं, उसको मैंने समझाया है। बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इस मॉडल के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। इन कक्षाओं की निश्चित कक्षा या अनुगमन ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं को क्रम से KLMN ऊर्जा से प्रदर्शित करते हैं। ये आप लिख सकते हैं। पॉइंट्स हमने ढेर सारे लिख दिए हैं, आप कोई भी पॉइंट्स चाहें तो 2-3 पॉइंट लिख दीजिए, तो वो आपका काम हो जाएगा। एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान होती है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, अतः इलेक्ट्रॉन का संवेग क्वांटित होता है। जान लीजिए कि जिसमें इस प्रकार के सूत्र लिखे होते हैं, ये सब जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब मस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं लाइंस, इनको जरूर लिखना चाहिए। अगला है कि इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल को अपकेंद्र बल संतुलित करता है। इसके बाद अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट हमारा दिया हुआ है, सामान्य इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से
स्तर में रहते हैं। परमाणु की इस अवस्था को मूल अवस्था या तलस्थ अवस्था या ग्राउंड स्टेट कहते हैं। या अगर आप चाहिए तो 6वां पॉइंट जो हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जान लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको लिखना सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो निश्चित ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ई उच्च माइनस ई निम्न बराबर डेल्टा ई बराबर एच सी बटे डेल्टा, जिसे आप इस प्रकार से दिखाते हैं म्यू बराबर डेल्टा ई बटे एच। अगर आप चाहिए तो इसे इस प्रकार से ना दिखाकर इस प्रकार से भी आपकी किताबों में दिखाया होगा। आप चाहे इस प्रकार से लिखिए या चाहे इस प्रकार से लिखिए, दोनों बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा लगा हुआ है तो डेल्टा का मतलब यही होता है। तो आप दोनों प्रकार से लिख सकते हैं चाहे तो, या अगर आपको इच्छा इस प्रकार से लिखनी है इस प्रकार से लिखिए, इस प्रकार से लिखना इस प्रकार से लिखिए, या मन करे तो इस प्रकार से भी लिख लीजिए, इस प्रकार से भी लिख लीजिए, और जो ऊपर ये लिखा है इसको भी दर्शा दीजिए तो सबसे अच्छा है। प्रश्न नंबर 5 के घ में जो प्रश्न दिया था बोहर का परमाणु मॉडल समझाइए, उसमें एक और प्रश्न दिया था अथवा करके, तो हम अथवा वाला भी सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा काम प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस में देखिए, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। तो जो कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है वो आप जानते होंगे, En बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना हमारा फॉर्मूला होता है, जिसमें हमें 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो En का मान है वो हमें दिया हुआ है, n² का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको ऊपर भेजिए, इसको नीचे भेजिए, भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और हमें क्या पूछा है, परमाणु के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित परमाणु के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा इस उत्तेजित संवेग ज्ञात करना है। हमें संवेग ज्ञात करना था, n का मान हमने ज्ञात कर लिया है, और अब संवेग ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे mvr बराबर NH/2π, जिसमें हम जानते हैं कि mvr जो होता है वो L के बराबर होता है। तो L हम रख देंगे यहाँ पर, और n का मान हमने ज्ञात कर लिया है 2, h का मान हम जानते हैं 6.6 × 10⁻⁻34, 2π का मान भी हम जानते ही हैं। तो अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा L बराबर 2.1 × 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, जो कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जो खंड या से संपर्कित है। इस प्रश्न को आप बहुत ही अच्छे से पहचानते होंगे। ये प्रिज्म चैप्टर से पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें पूछा हुआ है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनान का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में प्राप्त कीजिए। यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए छोटा हो तो ऐसे प्रिज्म को पतला प्रिज्म कहते हैं। पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विचलन कोण SM भी छोटा होता है। sin I बराबर I, sin R बराबर R हम मान लेते हैं क्योंकि ये छोटा है। जब प्रिज्म कोण छोटा होगा, इसमें हम 1-2 लाइन और बढ़ा सकते हैं कि 10 डिग्री से छोटा होगा। ये भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, इससे भी आपका सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने इसे जोड़ा नहीं है, इसे भी आप जोड़ दीजिएगा बीच में। तो इसे आप लिख सकते हैं n बराबर sin I बटे sin R बराबर I बटे R हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रिज्म कोण छोटा है तो जो sin I होगा वो I के बराबर हो जाएगा और sin R होगा वो R के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम निम्न सूत्र बना सकते हैं और कुछ इस प्रकार से n बराबर जो sin I का मान था, sin I का मान होता है a प्लस लेमडा m बटे 2, और जो sin R का मान होता है a बटे में 2, वो हम रख के जब इसे हम भाग देंगे तो आएगा a प्लस लेमडा m बटे a, क्योंकि ये जो 2 है ये आपस में कट जाएगा और यहाँ पे हमें निम्न समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। यह पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन का सूत्र है जो हमसे प्रश्न में पूछा हुआ था। इसके अथवा में भी हमें प्रश्न पूछा गया है, वो क्योंकि हाँ खंड या में हम प्रवेश कर गए हैं। खंड या यहाँ से प्रवेश हम कर चुके हैं। तो खंड या में जो पहला प्रश्न हमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6, उसमें हमसे पूछा हुआ है किसी परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियम लिखिए। तो जो किरचॉफ का दोनों नियम है उसमें हम पहले नियम को बता रहे हैं। जटिल वैद्युत परिपथ को सरलता से हल करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए,
जिसे किरचॉफ के प्रथम व द्वितीय नियम से जानते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, किसी दृष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। हम इसे एक क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है ये 5 नंबर में दिया हुआ है, इसीलिए हमें इसे और बढ़िया से दिखाना होगा और बढ़िया से बताना होगा। तो इसके लिए हम इसे बहुत अच्छे से एक फिगर वगैरह बना के बकायदा इसको इस तरह से समीकरण के माध्यम से हम दिखाएंगे कि I1 I2 I3 प्लस हो रहे हैं, I4 I5 निकल रहा है और ये जो है सब मिलकर 0 है। और इसे हम इस प्रकार से भी दिखा देंगे, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग के बराबर है। ऐसा लिख करके 5 नंबर का है तो थोड़ा कुछ करना पड़ेगा इसमें और एक्स्ट्रा, ताकि एग्जामिनर भी देखे तो नंबर पड़ते थे। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, किरचॉफ के जो दूसरे नियम है उसमें दिए हुए हैं कि आप देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम सेट कर रहे हैं। किरचॉफ के दूसरे नियम में दिया हुआ है कि किसी वैद्युत परिपथ के बंद पास अथवा लूप के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जिसे हम इस सूत्र से जानते हैं सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। सिग्मा आई आर परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त और इसे हम इस फिगर के माध्यम से बनाकर निम्न समीकरणों के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, आप इसे देख लीजिए। और किरचॉफ का जो हमारा प्रथम नियम था इसमें हमने एक गलती कर दी है कि इसमें हमें सिग्मा आई बराबर 0 इस समीकरण को हमें अवश्य दिखाना होगा, क्योंकि ये समीकरण सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है इसमें। जैसे इसमें आप कितना लिख रहे हैं इससे इम्पोर्टेंट नहीं है, पहली बात तो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट ये चीज़ है जो ये हमारा ये है, इसे हमें दिखाना ही होगा। सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। प्रश्न नंबर 6 में जो हमें दिया था किरचॉफ का नियम, उसके अथवा में भी प्रश्न दिया हुआ था कि एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार ए तथा बी दिए जाते हैं। तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम हो तो तार बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो इसे हम सूत्र इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, ये हमारा वैद्युत धारा चैप्टर का क्वेश्चन है जो दिया हुआ है। तो इसमें हमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ था कि आर जो होता है वो उसके क्षेत्रफल के प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे हम निम्न सूत्र को इस प्रकार से मॉडिफाई करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। देखिए हमें इसमें प्रतिरोध R1 का मान दिया था 24, R2 का मान हमें नहीं दिया था, और जो A का मान होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और इसके ऊपर एक और स्क्वायर है तो एक और स्क्वायर, पाई तो पाई कट गया, लेकिन R1 और R2 का मान हमें दिया हुआ है। क्या दिया है? R1 का मान जो था वो हमें दिया हुआ है x, और R2 का मान हमें दिया हुआ है x/16, क्योंकि इसमें हमें कहा है कि दूसरे का आधा है। क्या है? दूसरे तार जो हमें प्रश्न में बोला हुआ था कि तार A का व्यास तार B के व्यास का आधा है, तो इसीलिए अगर ये आधा है तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर ये कर दिया, जो R स्क्वायर था 4, और फिर 4 का स्क्वायर ये कर दिया, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये हो गया 16। अब ये 16 जो है ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 24/R2 बराबर 16/1, तो R2 बराबर हो जाएगा 24/16, और R2 का मान आ जाएगा 1.5 ओम। अब हम प्रवेश करते हैं प्रश्न नंबर 7 में, जिसमें प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया हुआ है लुईस दे ब्रोगली तरंग अवधारणा के आधार पर अवधारणा से क्या तात्पर्य है? दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए संबंधित गतिज ऊर्जा के पदों में स्थापित कीजिए। यह हमें प्रश्न दिया हुआ है, अर्थात हमें जो दे ब्रोगली समीकरण है उसे हमें सिद्ध करना है और गतिज ऊर्जा के पदों में हमें सिद्ध करना है। तो हम देख सकते हैं कि इसका आंसर हमने लिखा है, द्रव में गतिमान कण उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग की भांति व्यवहार करने लगते हैं। अर्थात जो द्रव होता है वो द्रव में जो गतिमान कण होते हैं वो कुछ परिस्थितियों के कारण तरंग की भांति व्यवहार करने लगते हैं। कोई कुछ
तो इन तरंगों को द्रव तरंगे अथवा दे ब्रोगली तरंगे कहते हैं। दे ब्रोगली के अनुसार तरंगदैर्घ्य के लिए संबंधित गतिज ऊर्जा के पदों में स्थापित कीजिए। ये जो हमसे पूछा गया है दूसरे पार्ट में, पहले तो डिफिनेशन पूछा गया था तो हमने लिख दिया 3 लाइन में, और उसके बाद हमें जो डेरिवेशन पूछा गया है वो हम आप बता रहे हैं। ये हमारा डेरिवेशन है। डेरिवेशन में दिया हुआ है कि दे ब्रोगली के अनुसार किसी गतिमान द्रव कण से संबंधित दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ये है। माना किसी इलेक्ट्रॉन का गति द्रव्यमान यम तथा उसका वेग v है, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के पदों में हमें निकाला था, तो k बराबर 1/2 mv² आप जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का वेग जो होता है वो होता है v बराबर, तो इसे हम v को इस तरफ ले आए हैं और बाकी सबको उधर कर दिए हैं। v² में था इसीलिए ये अंडर रूट में चला गया है, तो इतना हम रख रहे हैं। तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लेमडा बराबर h/m, लेमडा बराबर h/m, जो हमें सबसे पहले प्राप्त हुआ था समीकरण नंबर 1। आप समीकरण 1 को देख लीजिए, ये इसी में हमने अब इस v के मान को रखा है। तो इस v के मान को रखा है तो लेमडा बराबर कितना हो गया h/में √2mk। अब आप सोच रहे होंगे कि ये √2mk कैसे हो गया, तो आप एक बार देखिए कि h तो में यम √2k, जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, इस यम को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √m, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं √m। √m से √m कट जाएगा और हो जाएगा h/में √2km, जो कि नीचे लिखा हुआ है। आप अच्छे से जानते हैं कि जो √m होता है और गुणे √m होता है वो बराबर होता है 1 m के। इसी के आधार पर हमने इस m की जगह पे ये 2m लिख दिया, और ये अंडर रूट में 1m था ही, तो इससे 1 कटा, 1 तो बचा, इसीलिए 2mk हो गया। तो यहाँ पर लेमडा बराबर h/में √2mk समीकरण नंबर 2 हमने मान लिया है। और आगे इसे, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो उसे विभवांतर v से त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो होगी k बराबर ev। अतः इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रोगली जो तरंगदैर्घ्य है वो लेमडा बराबर h/में √2mev होगा, जो समीकरण 3 से हम मान सकते हैं। क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा उसमें वैद्युत विभव चैप्टर में, ये पूर्णतः इसको बताया गया था। बल्कि जो हम लोगों ने सॉल्व किया था प्रश्न 2 नंबर वाला जो हमने सॉल्व किया था, ये आप देख लीजिए। ये जो हमने प्रश्न सॉल्व किया था v बराबर √2qed/m, ये हमारे वैद्युत विभव का था। और जब इसे हम पूर्णतः सॉल्व करते, हमसे तो प्रश्न में केवल इतना ही पूछा था, इसे जब हम पूर्णतः सॉल्व करते तो हमारा k बराबर ev ही आता पूरा सॉल्व करने के बाद। वही चीज़ ये है, वो उसी चैप्टर से उठाया हुआ है। तो इसे हम सॉल्व करके, इसी k बराबर ev होता है तो k की जगह पर हम ev रख देंगे, बस इतना ही हमने किया है। तो लेमडा बराबर हो गया h/में 2mev। अब आप और हम इन सब का मान तो जानते ही हैं कि h का मान होता है 6.6 × 10⁻34, m का मान इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है जानते हैं, e का मान भी जानते ही हैं। तो इसको उठा करके हम सीधा इसका मान रख देंगे और हमें आ जाएगा लेमडा बराबर 12.27/√v, अर्थात वोल्ट का एंगस्ट्रॉम में। और जो हमारा प्रश्न नंबर 7वें का जो अथवा में दिया हुआ था, आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे समतल प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसे हम सूत्र स्थापित कर रहे हैं, जो कि हमें फिगर बनाया है, जगह कम था इसीलिए फिगर छोटा बना है, इसे आप समझिएगा। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 समांतर प्लेटों x तथा y, ये जो x प्लेट है और y प्लेट है, ये एक प्लेट है x, एक प्लेट है y, से मिलकर बना है, जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a तथा उसके बीच की जो दूरी है वो d है। प्लेटों के बीच की परावैद्युतांक वाले पदार्थ की t मोटाई की पट्टी है, जो पट्टी है t मोटाई की पट्टी रखी गई है। दोनों प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो प्लस सिग्मा, यहाँ वाला जो है वो प्लस सिग्मा है और वहाँ वाला जो है माइनस सिग्मा है, ये दूसरी प्लेट पर। इसे आप इसी अनुसार ही लिखेंगे, अपने भाषा में भी आप लिख सकते हैं
क्योंकि इसे मैंने भी अपनी ही भाषा में लिखा है। सिग्मा बराबर होगा क्यू बटे में ए, जहाँ सिग्मा बराबर क्यू बटे में ए हो। तो फिर अब देखिए, प्लेटों के बीच d-t दूरी में वायु क्षेत्र एवं t दूरी में परावैद्युत क्षेत्र है, अर्थात d-t दूरी में वायु क्षेत्र है और t दूरी में परावैद्युत क्षेत्र है। प्लेटों के बीच वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट है, और प्लेटों के बीच परावैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के है। तो अगर अब हम प्लेटों के बीच विभवांतर याद करें तो प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर हम जानते हैं ED होता है। तो E और D का मान हमने जो निकाला है वो d-t जो वायु क्षेत्र है, और जो E2 है वो परावैद्युत क्षेत्र है, इसीलिए T। तो वायु क्षेत्र के लिए सिग्मा बटे में E का मान होगा एप्सिलॉन नॉट और d-t जो है वो है, और परावैद्युत क्षेत्र के लिए सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट k होगा, क्योंकि परावैद्युत का भी होगा k होगा, और T जो हमारा दूरी है वो तो है ही। सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट है, d-t प्लस t बटे में k, क्योंकि परावैद्युत का जो k है ये भी इधर हो जाएगा और सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारा कॉमन हो गया है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान रखने पर जो हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वह सिग्मा का मान जब हम रखेंगे तो v बराबर q बटे में a एप्सिलॉन नॉट, जो ये सिग्मा है, सिग्मा का मान होता है q बटे में a, तो सिग्मा की जगह पे हम q बटे में a रखेंगे, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और जब हम पूरे कॉमन लिए हुए d-t प्लस t बटे में k वैसे ही रहेगा। तो हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो होती है c बराबर q बटे में v। तो q तो रहेगा, लेकिन जो ये v है इस v का मान हम इस v के स्थान पर रख देंगे। तो जब हम इस v के स्थान पर इसका मान रखेंगे जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, तो हमें हमारा सूत्र प्राप्त हो जाएगा जो c बराबर a एप्सिलॉन नॉट d-t प्लस t बटे में k है। इसके बाद हमसे प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया था कि हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। इस आरेख में लाइमन, पामर, पास्मर, ब्रेकट तथा फुंड श्रेणी के संक्रमण दिखाइए। ये श्रेणी स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती है ये बताइए। तो इसे आप चाहे तो शॉर्ट में भी बता सकते थे, चाहे लॉन्ग में बता सकते थे, लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो 5 नंबर में था, इसलिए इसे हमने लॉन्ग में बताने का प्रयास किया है। अगर आप चैप्टर में पढ़े होंगे इसे तो आप इसे समझ रहे होंगे कि अनंत से आने वाली जो ये है इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो जिस स्तर में प्रवेश कर रहे हैं उस स्तर का एक नाम है। प्रथम स्तर का नाम लाइमन श्रेणी, द्वितीय का बामर श्रेणी, तृतीय का पास्चन श्रेणी, चौथे का ब्रैकेट श्रेणी और पांचवें का फुंड श्रेणी है। तो इन श्रेणियों के बारे में दो लाइन हमने लिखा है ताकि इसे और अच्छे से बताया जा सके। जैसे कि हमने लिखा है लाइमर श्रेणी के बारे में, जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है तब प्राप्त स्पेक्ट्रम लाइमर श्रेणी की होती है, जो निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित होती है। और आप ये जान लीजिए कि इसे कोई रटने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने कहा क्या कि जब हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, अब ये तो कॉमन हो गया, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन ये तो कॉमन हो गया, किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, मतलब आप देखिए हमारे फिगर में, इस फिगर में हमने एक अनंत बनाया हुआ है। अनंत मतलब उच्च, कहीं से भी उच्च ऊर्जा स्तर से। अब देखिए पहले ऊर्जा स्तर में लौटता है तब उसे स्पेक्ट्रम लाइमर श्रेणी की होती है। अगर पहले में ना लौटा, दूसरे में लौट गया तो कोई दिक्कत नहीं, वो बामर श्रेणी होती है। देखिए जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, देखिए सेम चीजें हैं, बस अंतर क्या है, प्रथम में लौटता है, द्वितीय में लौटता है तो बामर श्रेणी कहते हैं। फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ 1 है बस वही यहाँ 2 कर दीजिए बस, और कुछ नहीं। देखिए सेम है, सब सेम है।
ऐसे ही सब में कर देना है, लेकिन मैं इसे लिख कर दिखाया हूँ। और देखिए आप इसे, मैंने बाकी पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी के बारे में भी लिख दिया है 2 लाइन। इसे आप पढ़िए, चीज़ वही है, बस कुछ नहीं। ये तृतीय में प्रवेश कर रहा है, ये चतुर्थ में प्रवेश कर रहा है, ये पंचम में प्रवेश कर रहा है, और वही चीज़ बस 3, 4, 5, बाकी सब सेम, कोई अंतर नहीं। अब देखिए कोई अंतर नहीं, सब सेम। तो इसे लिखना नहीं, समझने वाली चीज़ बस ये है। और आइए अब हम प्रश्न नंबर 8वें की जो अथवा है उसमें प्रवेश करते हैं। हमारे प्रश्न नंबर 8वें का जो अथवा था वो पूछा था कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को व्यक्त कीजिए। तो इसे हम व्यक्त कर रहे हैं कि जब किसी परिपथ में बंद चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह घटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। फैराडे का नियम, फैराडे ने कुछ नियम दिए जिसे पूछा जाता है। पहले तो पूछा था चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, तो हमने बताया। अब पूछा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को व्यक्त कीजिए। तो अब फैराडे के नियम को व्यक्त किया जाएगा। फैराडे ने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम दिए थे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, जैसे हम जानते हैं। तो प्रथम नियम क्या था? प्रथम नियम था कि जब किसी परिपथ में बंद चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये वैद्युत वाहक बल केवल तभी तक प्रेरित होता है जब तक परिपथ से बंद चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता है। ये फैराडे का प्रथम नियम था। फैराडे का जो दूसरा नियम था वो था कि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो होता है वो परिपथ में बंद चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, जिसे हम निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो है वो E d∅dt के बराबर होता है। आइए हम प्रश्न संख्या 9वें में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो प्रश्न है सब 5-5 नंबर के हैं, इसीलिए इसे इतना बड़ा बड़ा लिखा गया है। और आप इससे भी बड़ा लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसे छोटा मत कीजिएगा, नहीं तो नंबर कटे जाते हैं। इस प्रश्न में 9वें प्रश्न में पूछा गया है कि तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं। हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करके परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर किसी क्षण माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। ये तो तरंगाग्र की परिभाषा हो गई। अगला प्रश्न, हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करें। तो हाइगेंस ने तरंग संबंधी सिद्धांत 3 नियम दिए जो निम्न है। अब इसे चाहिए तो और फैला के भी लिख सकते हैं कि हाइगेंस ने इनके संबंधी 3 नियम दिए और कुछ मतलब अपने हिसाब से जोड़ दीजिए तो और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इतना काफ़ी है। पहला नियम जो था वो क्या था, जब किसी प्रकाश स्रोत से माध्यम में तरंगें उत्सर्जित की जाती हैं तो माध्यम के प्रत्येक कण कंपन करते हैं। जिस क्षण सभी कंपन समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाते हैं। ये हमारा गलत हो गया था। दूसरा जो है वो है कि हाइगेंस के अनुसार तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करता है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और जो ये तीसरा नियम इन्होंने दिया, इसमें दिया था कि यदि किसी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं का स्पर्शी पृष्ठ खींचा जाए तो यह पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करेगा, जो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। ये फिगर बनाना मस्ट है। अगर प्रश्न में ये प्रश्न आ गया कि हाइगेंस के संबंधित नियम लिखिए, तो आपको ये फिगर बनाना ही बनाना है। नहीं बनाएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ये तय है। क्योंकि बेचारे का इकलौता फिगर है, उसे तो कम से कम बना ही देना चाहिए। इस प्रश्न में एक और पूछा गया है कि परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। तो परावर्तन के नियम को हम व्याख्या कर देते हैं। हाइगेंस के परावर्तन की व्याख्या, माना ZZ एक परावर्तक तल है। माना यह तल पर एक समतल तरंगाग्र AB जो है I कोण पर तिरछी आपतित होती है। ये हमारा समतल तरंगाग्र था AB जो तिरछी आपतित होती है, जो T0 समय पर T0 समय पर पृष्ठ को बिंदु A यहाँ पर स्पर्श करती है। तो आप फिगर देख लीजिए, ये भी एक फिगर है जो अगर प्रश्न ऐसा पूछता है तो बनाना ही पड़ेगा।
ये 5 नंबर का प्रश्न है, तो जो जो पूछे उसका डीपली आंसर देना ही पड़ेगा। माना तरंगाग्र के सिरे बी को पृष्ठ के बिंदु ए तक आने में टी समय लगता है, तो फिर बी ए डैश बराबर वी टी हो जाएगा। मतलब ये बोल रहा है माना तरंगाग्र के सिरे बी को पृष्ठ के बिंदु ए तक, इसको, और क्या आपको फिगर दिख नहीं रहा होगा, बोल रहा है कि इसको यहाँ तक आने में माना टी समय लगता होगा, तो होगा बी ए डैश बराबर वी टी। ठीक है, आइए देखते हैं और आगे थ्योरी है। जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता है, जब वो जो तरंगाग्र ए बी है जब आगे बढ़ता है तो वह पृष्ठ को बिंदु ए डैश के बीच स्पर्श करता है। अतः हाइगन्स के सिद्धांत से ये सभी बिंदुएं एक नए तरंग स्रोत का कार्य करती हैं, जिससे द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशाओं में संचरित होती हैं। सर्वप्रथम बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। माना ये तरंगिकाएं टी समय में ए बी डैश दूरी तय करती हैं। अतः ए बी को मिलाने वाली पृष्ठ तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करेगा, जिसे परावर्ती तरंगाग्र कहते हैं। माना ये तरंगाग्र पृष्ठ के साथ आर कोण बनाता है, तो बी ए डैश बराबर वी टी हो जाएगा। ए बी डैश बराबर वी टी, तो समतल समकोण जो है वो ए जो कोण बना रहा है, कोण त्रिभुज ए बी ए डैश में साइन आई बराबर होगा, साइन आई बराबर होगा बी ए डैश बटे ए डैश, और वी जो कि वी टी बटे ए डैश के बराबर होगा। आप फिगर में देख सकते हैं बी ए डैश और ए डैश, यहाँ से आप देख लीजिए, इसे हम आपको फिगर में दिखाते हैं। बी ए डैश और ए डैश, यही हमें इसमें दिखाया है हमने, जो कि बी ए डैश जो है वो वी टी है, क्योंकि बी ए डैश हमने यहाँ पर समीकरण में लिया हुआ था वी टी, तो उस वी टी को रखा गया है, और ए डैश है ये तल, इस तल के बारे में बताया गया है, जिसे हमने नीचे समीकरण 1 माना है, जिसे हमने समीकरण 1 माना है यहाँ पर। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डैश ए डैश से अगर आप देखेंगे तो साइन आर बराबर जो होगा ए बी डैश बटे ए डैश होगा, जो हमने दूसरे समीकरण में मान लिया था, तो वी टी बटे में ए डैश हो जाएगा। समीकरण 1 और वो 2 से हो जाएगा साइन आई बराबर साइन आर, क्योंकि जो ये होगा अगर हम समीकरण 1 व 2 कर दें तो साइन आर आई बटे में हो जाएगा साइन आर, और साइन आई का मान था वी टी बटे में ए डैश, और साइन आर का मान है वी टी बटे में ए डैश, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो साइन आई बराबर हो जाएगा साइन आर के, क्योंकि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन आई साइन आर के बराबर हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। यह परावर्तन का दूसरा नियम है।